फ्रेंड्स वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को मैं। तो आज हम लोग जियोग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर 5 जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि यानी लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो को कवर कर लिया है। जो नहीं कवर की है वह चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के कवर कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है चैप्टर 5 भू संसाधन तथा कृषि। तो चैप्टर 5 के अंतर्गत पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाया गया भूभाग का वर्गीकरण टोटल 9 प्रकार का होता है। मतलब टोटल 9 वर्ग में बांटा गया है। पहला जो वर्ग है निवल बोया गया क्षेत्र, इसी प्रकार से हम लोगों ने टोटल 9 वर्गों को पढ़ा था। ठीक है। और पार्ट 1 वीडियो में ही हम लोगों ने जाना था कि खरीफ फसल होती है, जायद फसल होती है और रबी फसल होती है। यानी टोटल 3 प्रकार की फसल होती है। किसके आधार पर? यानी भारत के उत्तरी और आंतरिक भागों में 3 प्रकार की फसल होती है। 3 प्रकार की प्रमुख फसल होती है। ऋतु है यानी या फिर फसल ऋतु है। ठीक है। या अब यहाँ आपको ब्रैकेट में बताया गया है कि जायद फसल या फिर जायद कृषि ऋतु है। मतलब आप ये दोनों बोल सकते हैं, जायद फसल या फिर जायद कृषि ऋतु है। ठीक है। ये हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में कवर किया। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये जाना था चावल के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 1 वीडियो में भारत विश्व का टोटल 21.6% चावल का उत्पादन करता है। जो चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। ठीक है। उसके बाद गेहूं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि गेहूं जो है चावल के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा अनाज है और इस फसल का 85% क्षेत्र भारत के उत्तरी मध्य भाग तक केंद्रित है। ठीक है। और भारत विश्व का 12.3% कितना प्रतिशत? 12.3% गेहूं का उत्पादन करता है अकेले। तथा गेहूं जो है मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मतलब फसल होता है। ठीक है। तो आपका सेकंड वीडियो का टॉपिक जो है यानी पार्ट 2 वीडियो आपका यहां से स्टार्ट होता है ज्वार से। ठीक है। तो ध्यान दीजिए। तो ज्वार जो है देश के संपूर्ण बोए गए क्षेत्र का यानी देश के संपूर्ण बोए गए क्षेत्र का 16.5% भाग जो है मोटे अनाज की फसल की जाती है। यानी 16.5% भाग पर किस अनाज की खेती की जाती है? मोटे अनाज की खेती की जाती है, जिसमें ज्वार जो है प्रमुख है। ठीक है। यानी ज्वार भी क्या है? मोटे अनाज है। मोटे अनाज के अंतर्गत रखा गया है ज्वार को। और जो कुल बोए गए क्षेत्र का 5.3% भाग पर बोया जाता है। ठीक है। ज्वार को अगर आपको पूछा जाए कि ज्वार की जो खेती होती है टोटल बोए गए क्षेत्र या फिर कुल बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पर की जाती है, तो कितना प्रतिशत भाग पर? 3% भाग पर बोया जाता है। उत्तर भारत में ज्वार खरीफ की फसल है और मुख्यतः चारा फसल के रूप में उपयोग की जाती है या फिर उगाई जाती है। ठीक है। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत में जो ज्वार क्या है, खरीफ फसल है, रबी फसल है या फिर जायद फसल है? तो क्या है? खरीफ फसल है और मुख्यतः चारा फसल के रूप में उगाई जाती है। ठीक है। ज्वार के बारे में महाराष्ट्र राज्य अकेले देश का आधे से ज्यादा ज्वार का उत्पादन करता है। यहां से आपका VBI यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ बनने का पूरा चांस है कि महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र राज्य अकेले देश का यानी टोटल अकेले देश का जो है आधे से ज्यादा यानी 50% से ज्यादा मतलब ज्वार का उत्पादन करता है। दक्षिण भारत में यह रबी तथा खरीफ दोनों ऋतुओं में बोया जाता है। ज्वार के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है आपका बाजरा, जिसको मिलेट कहते हैं। ठीक है। ये जो है यह फसल देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 5.2% भाग पर बोई जाती है तथा देश के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बाजरा बोए जाते हैं। ठीक है। बाजरा हो गया। उसके बाद बाजरा का उत्पादक प्रमुख राज्य यानी बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्य कौन कौन सा है? महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ठीक है। यहां जो की जाती है बाजरे की खेती अच्छी तरह से की जाती है। चौथा पॉइंट है, 5वां पॉइंट है मक्का यानी मेज। मक्का जो है मक्का एक खाद्य और चारा फसल है, दोनों फसल है। ठीक है। खाद्य फसल भी है और चारा भी फसल है, क्योंकि मक्का जो बनता है उसका ये किया जाता है चारा बनाने के लिए, इसका यूज किया जाता है। मक्का का चारा बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आप फैक्ट्री वगैरह में जाएंगे, कहीं जाएंगे तो मक्का का जो यूज होता है ना, वो जो होता है पोल्ट्री फार्म के लिए इसका यूज किया था। पोल्ट्री फार्म का जो दाना होता है, जो उसका चारा होता है, इसी से तैयार किया जाता है, मक्का से ही तैयार किया जाता है। ठीक है। तथा ये निम्न कोटि मिट्टी व अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है। यह फसल कुल बोए क्षेत्र के केवल 3.6% भाग पर उगाई जाती है। ठीक है। यानी कुल बोए गए क्षेत्र 100% है, यानी 100% पर बोए गए क्षेत्र पर खेती की जाती है। तो उसमें से 3.6% भाग पर जो है किसकी खेती की जाती है? मक्के की खेती की जाती है। मक्के के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा यूपी। ठीक है। ये सब क्या है? मक्के के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब देखिए आपका काफी इंटरेस्टिंग मोर आता है, मतलब काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। दाल है यानी लेंटिल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चना यानी ग्राम के बारे में। तो चना जो है ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की फसल है। चना कौन सा क्षेत्र की फसल है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की फसल है तथा मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है, जो देश के मध्य पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में रबी ऋतु के अंतर्गत बोई जाती है। यानी रबी ऋतु के अंतर्गत इसको उगाई जाती है। यह देश के कुल बोए गए क्षेत्र का 2.8% भाग पर बोई जाती है, उगाई जाती है। यहां से आपको MCQ पूछे जा सकते हैं। देखिए आपको सभी अनाज के बारे में, सभी खेती के बारे में, मक्के की खेती कितना परसेंटेज होती है, चावल की खेती कितना परसेंटेज होती है, सारा आपको परसेंटेज बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है काफी इंटरेस्टिंग के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ बना करके
के बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो ये चीज आपको परसेंटेज याद रखने की कोशिश करना है, परसेंटेज आपको नहीं बोलना। जैसे कि यहाँ आपको परसेंटेज बताया जा रहा है कि ये देश के यानी चना देश के कुल बोए गए क्षेत्र का 2.8% भाग पर उगाई जाती है। ठीक है, यहां से आपको अटेंडेंस करना है, यहां से आपको ये चीज याद रखना है। यह फसल सफलतापूर्वक उगाने के लिए वर्षा की केवल 1 या 2 हल्की बौछार या 1 या 2 बार सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है। मतलब इसका जो खेती की जाती है, चना की जो खेती की जाती है, इसमें ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। 1 या 2 बार बारिश अगर हो जाए तो इसके लिए मतलब काफी है। ठीक है, उसके बाद चना के प्रमुख उत्पादक राज्य जो है मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान। ठीक है, ये सब क्या है, चना के प्रमुख उत्पादक राज्य है। मतलब यहाँ चना की खेती अच्छी तरह से की जाती है, चना का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। हरित क्रांति के फलस्वरूप हरित क्रांति के कारण पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरी राजस्थान में चना के जगह गेहूं की फसल की खेती की जाने लगी। यानी हरित क्रांति में जो है, हरित क्रांति के मतलब अंतर्गत ही मतलब पंजाब में चावल की खेती की जाने लगी ना 1970 के बाद वहां खेती की जाने लगी। पहले तो हरित क्रांति से पहले तो वहां चावल नहीं खेती की जाती थी पंजाब और हरियाणा में, लेकिन हरित क्रांति आया 1970 के बाद वहां चावल की खेती की जाने लगी। वही चीज यहाँ आपको भी बताया जा रहा है कि हरित क्रांति के बाद यानी हरित क्रांति के कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में चने की जगह यानी चना की जगह गेहूं की फसल की खेती की जाने लगी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। तो चना के बारे में हम लोग पढ़ लिए, लेंटिल्स का पहला पॉइंट है चना। अब देखिए आगे पढ़ेंगे हम अरहर के बारे में, जिसको कहते हैं टूर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टूर कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। ये क्या है? तो दाल फसल अगर जो पूछा जाए तो दूसरी प्रमुख दाल फसल कौन सा हो जाएगा? अरहर हो जाएगा। ये देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। इसे लाल चना तथा पिजन पी कहते हैं। यहां से आपका 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू बनेंगे। ठीक है, लाल चना या फिर पिजन पी किसको कहते हैं? सरसों को कहते हैं, अरहर को कहते हैं, फिर चना को कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरहर को कहते हैं। ठीक है, लाल चना या फिर पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र में 2% भाग पर अरहर की खेती की जाती है। यहां भी आपको परसेंटेज बताया गया, तो यहां भी आपको परसेंटेज याद रखना है। और इसको लाल चना और पिजन पी के नाम से जाना जाता है अरहर को, और यह देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। ठीक है, उसके बाद है कि देश के कुल अरहर उत्पादक का लगभग 1/4 भाग अकेले महाराष्ट्र उत्पादन करता है। महाराष्ट्र काफी आगे है। मतलब महाराष्ट्र जो है देश के कुल लगभग अगर देश में 100% अगर देश में अगर 100 टन 100 मान चलते हैं 100 टन अगर अरहर की खेती की जाती है, तो इसमें लगभग कितना? लगभग 1/4 भाग यानी 25 टन अकेले मतलब महाराष्ट्र इसका उत्पादन करता है। कहने का मतलब यह कि देश के कुल अरहर उत्पादक का लगभग 1/4 यानी 1/4 25% अकेले महाराष्ट्र उत्पादन करता है। ठीक है, अरहर। अब देखिए सरसों जो है मुस्टर्ड तथा तोरिया। ठीक है, इसको कहते हैं सरसों जो है, सरसों में बहुत से तिलहन सम्मिलित है, जैसे कि राई हो गया, सरसों हो गया, तारामीरा हो गया, उसके बाद तोरिया हो गया। ये सब क्या है? सरसों के अंतर्गत आते हैं। तिलहन देश के कुल शस्य क्षेत्र के लगभग 2.5% यानी 2.5 भाग पर की जाती है। इनके उत्पादन का 1/3 भाग राजस्थान से आता है। ठीक है, यानी अगर सरसों की बात की जाए तो सरसों का उत्पादन का 1/3 भाग कहां से आता है? राजस्थान से आता है। कुल शस्य क्षेत्र में टोटल इसका खेती कितना की जाती है? यानी शस्य क्षेत्र के लगभग 2.5% भाग पर सरसों की खेती की जाती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। आगे पढ़ेंगे हम तिलहन यानी ऑयल सीड्स के बारे में। तो इससे खाद्य तेल की प्राप्ति होती है। ऑयल सीड से क्या होती है? खाद्य तेल जो तेल हम लोग यूज करते हैं, यानी जो किचन रूम में हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं, सब्जी बनाने के लिए जो यूज किया जाता है, वो क्या है? खाद्य तेल है। तो तिलहन से यानी ऑयल सीड से क्या प्राप्ति होती है? खाद्य तेल की प्राप्ति होती है। यानी इससे खाद्य तेल प्राप्त किए जाते हैं। देश के कुल शस्य क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर तिलहन फसल की खेती की जाती है। यहां भी आपको परसेंटेज याद रखना है कि तिलहन फसल की खेती देश के कुल शस्य भाग पर कितना परसेंटेज पर की जाती है। तो आपको राइट आंसर क्या लगाना है? 14% भाग पर की जाती है। भारत की प्रमुख तिलहन फसलें सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, सूरजमुखी हो गया, मूंगफली हो गया, उसका तोरिया। ठीक है, ये सब क्या है? तिलहन फसल है। भारत की प्रमुख तिलहन फसल के अंतर्गत आपको ये चीज याद रखना, सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी, उसके बाद मूंगफली। ठीक है, उसके बाद आता है मूंगफली, जिसको पीनट कहते हैं। तो भारत विश्व का लगभग 16.6% मूंगफली का उत्पादन अकेले करता है। अगर विश्व में अगर 100% जो होता है पूरा टोटल 100% खेती की जाती है, यानी 1000 टन अगर मूंगफली का उत्पादन होता है पूरा दुनिया में, तो उसमें से 16.6% अकेले भारत इसका उत्पादन करता है। यानी भारत विश्व का 16.6% मूंगफली का उत्पादन करता है। यह मुख्यतः शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है। यह देश के कुल शस्य क्षेत्र के 3.6% क्षेत्र पर फैली है। ठीक है, यानी ये कितना क्षेत्र पर? 3.6% क्षेत्र पर यह फैली है। पीनट्स के बारे में अगर मूंगफली के बारे में बात की जाए तो गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। किसके? मूंगफली के। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अन्य तिलहन फसल के बारे में।
अन्य तिलहन फसल के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? देखिए अन्य तिलहन फसल सोयाबीन हो गया तथा सूरजमुखी भारत के अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। सोयाबीन अधिकतर मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में बोया जाता है। सोयाबीन के बारे में अगर बात की जाए, यह ज्यादातर कहाँ उगाई जाती है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उगाई जाती है। ये दोनों राज्य मिलकर देश का लगभग 90% सोयाबीन का उत्पादन करता है। यह चीज आपको याद रखना है, ये दोनों राज्य कौन कौन से राज्य? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मिलकर के टोटल देश का लगभग 90% अकेले सोयाबीन का उत्पादन कर देता है। तो और क्या राज्य करेंगे? ठीक है, वहीं से सबकी पूर्ति हो जाती है। बाकी 10% जो है बाकी राज्य इसका उत्पादन करते हैं और अकेले 90% उत्पादन कौन करता है? मिल करके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सोयाबीन का उत्पादन कर लेता है। ठीक है, उसके बाद आगे हमको बताया जा रहा है रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें जो है ये फसलें थैला, कपड़ा आदि अन्य प्रकार के सामान बनाने के लिए रेशा प्रदान करता है। ठीक है, यानी रेशा से ये सब चीज बनता है ना, थैला हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब किससे बनता है? रेशा से बनता है। तो रेशेदार फसलें इसी चीज को बना के लिए कच्चा माल यानी प्रदान करता है, यानी रेशा प्रदान करता है। कपास और जूट भारत की 2 प्रमुख रेशेदार फसल है। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि कपास क्या है तो रेशेदार फसल है, जूट क्या है तो रेशेदार फसल है। तो कपास और जूट जो है भारत की 2 प्रमुख रेशेदार फसल है, ये चीज आपको याद रखना है। तो कपास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कॉटन के बारे में। देखिए यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है। कपास क्या है, कॉटन क्या है, ये उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के अर्धशुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, कौन सा ऋतु में? खरीफ ऋतु में बोई जाती है। देश विभाजन के बाद यानी 1947 में देश का विभाजन हुआ, देश का बंटवारा हुआ आजादी के बाद। तो देश विभाजन के बाद पश्चात यानी भारत का बहुत बड़ा कपास उत्पादन क्षेत्र जो पाकिस्तान में चले गया। ठीक है, यानी ये जो बहुत बड़ा क्षेत्र है वो पाकिस्तान में चले गया। अमेरिकन कपास के को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। ठीक है, अमेरिकन कपास को क्या कहा जाता है? उत्तर पश्चिमी भाग में देश के नरमा कहा जाता है। ठीक है, कपास पर फूल यानी कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। रहित का मतलब होता है के बिना, रहित का मतलब के बिना, मतलब यहाँ क्या कह रहा है कि कपास के टाइम जब कपास में फूल खिलते हैं, जब कपास में फूल आने लगते हैं तो उस समय उस टाइम आकाश जो है बादल रहित होना चाहिए, मतलब बादल नहीं होना चाहिए, पूरा धूप पड़ना चाहिए। ठीक है, कपास का यानी भारत का कपास के उत्पादन में दुनिया में चीन के बाद दूसरा स्थान है। चावल में भी दूसरा स्थान है और ये कपास में भी दूसरा स्थान है। तो ये जो है कपास का उत्पादन अगर बोला जाए कि कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश विश्व में दुनिया में, तो वो क्या हो जाएंगे? इंडिया हो जाएंगे, क्योंकि चाइना नंबर 1 में है। ठीक है, चाइना नंबर 1 में हाल ही में एक रिपोर्ट आया था, तो चाइना ही मतलब सबसे ज्यादा रिचेस्ट मतलब कंट्री बन गया पूरा वर्ल्ड का। ठीक है, उसके बाद है कि देश के समस्त बोए क्षेत्र के लगभग 4.7% क्षेत्र पर कपास बोए जाते हैं। किसना? समस्त बोए गए क्षेत्र 4.5% भाग पर अकेले किसकी खेती की जाती है? कपास यानी कॉटन की खेती की जाती है। आगे हमको बताया जा रहा है कि कपास के 3 मुख्य उत्पादक क्षेत्र जो है उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरी राजस्थान। ठीक है, पश्चिम में गुजरात तथा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र और दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटक व तमिलनाडु के पठारू भाग सम्मिलित है। ठीक है, ये सब क्या है? कपास के मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, यानी कॉटन के मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। आगे हम पढ़ेंगे जूट के बारे में। जूट यानी जिसको कहते हैं पटसन कहते हैं। ठीक है, इसको पटसन भी कहते हैं। तो इसका जो प्रयोग होता है थैला बनाने के लिए, मोटा कपड़ा तैयार करने के लिए, बोरी सिलने के लिए, अन्य सजावट सामान बनाने के लिए जूट का इस्तेमाल किया जाता है। आज भारत जो है विश्व का लगभग 60% जूट का उत्पादन करता है। अब देखिए इसमें आगे है। ठीक है, यानी भारत अकेले विश्व का दुनिया का लगभग 60% जूट का उत्पादन करता है तथा ये पश्चिम बंगाल और इससे संपर्शी पूर्वी भागों के एक व्यापारिक फसल है। ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल से सटे हुए पूर्वी भागों में जितने भी क्षेत्र आते हैं वहां की क्या है? व्यापारिक फसल है। पश्चिम बंगाल देश के कुल उत्पादन का 3/4 भाग का उत्पादन करता है। अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए, वेस्ट बंगाल की बात की जाए WB, तो देश के कुल उत्पादन का 3/4 भाग जो है उत्पादन करता है। ठीक है, जूट। आगे हमको बताया जा रहा है कि विभाजन के दौरान यानी विभाजन के दौरान आजादी के बाद विभाजन हुआ देश का, तो विभाजन के दौरान देश का विशाल जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान यानी अभी जो वर्तमान में बांग्लादेश है वहां चला गया। अन्य फसल के बारे में बात की जाए तो अन्य फसल जो है गन्ना है, कॉफी है और चाय है, भारत की अन्य महत्वपूर्ण फसल है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण फसल है। तो चलिए गन्ना के बारे में पढ़ते हैं। शुगर केन ये जो है ये एक उष्णकटिबंधीय फसल है। ब्राजील के बाद भारत दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। ठीक है, अगर भारत जो है दूसरा बड़ा, हर एक चीज में दूसरा ही है यार। चाइना कपास में आगे है तो हम लोग दूसरा में आते हैं, मेरा भारत दूसरा में आता है। ठीक है, उसके बाद चावल भी चाइना आगे है, फर्स्ट में आता है वो चावल उत्पादन में, भारत दूसरा में आता है। इसमें गन्ना में भी दूसरा में आता है। तो फर्स्ट में कौन आता है? गन्ना में ब्राजील आते हैं, यानी ब्राजील के बाद जो है भारत दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश था की बात की जा रही है, सॉरी
था की बात कीजिए, मतलब था, अभी जो कौन है, देखिए अभी का डेटा नहीं आया है। तो भारत विश्व के लगभग 19% गन्ने का उत्पादन अकेले करता है। भारत टोटल कितना, विश्व के लगभग 19% गन्ने का उत्पादन करता है। देश के कुल शस्य क्षेत्र में 2.4% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। ठीक है, टोटल कितने पर क्षेत्र पर, 2.4% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश देश का 40% गन्ना का उत्पादन जो है अकेले कर लेता है। ठीक है, यानी यूपी की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो टोटल जो है 40% अकेले, यानी टोटल 40%, देश के कुल 40% गन्ने का उत्पादन वो अकेले कर लेता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम टी के बारे में, यानी चाय के बारे में। ठीक है, तो ये एक रोपण फसल की कृषि है। ये एक क्या है, यह एक रोपण कृषि है जो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। चाय यानी काली चाय की पत्तियां किण्वित यानी किण्वन किया हुआ होता है और हरी पत्तियां अकिण्वित होती है। चाय की पत्तियों में कैफीन और टैनिन की प्रचुरता पाई जाती प्रचुरता पाई जाती है। क्या जाती है, प्रचुरता पाई जाती है, यानी कैफीन और टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है, यानी ज्यादा अधिकता एक्सेस में पाए जाते हैं। उसके बाद जो है यह उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों की देशज फसल है। अगर उत्तरी चीन की बात की जाए तो चाय जो है वहाँ की क्या है, देशज फसल है। विदेशज और देशज क्या होता है, देशज मतलब अपना देश का, विदेशज मतलब दूसरा देश से आया हुआ। बहुत सारे फसल जो है इंडिया में विदेश से आए हैं। ठीक है, यहाँ उसका खेती ही नहीं होती थी, यहाँ मतलब कैसे मतलब वहाँ गए लोग, वहाँ से मतलब उसको लेकर के आए, यहाँ उसका खेती की जाने लगी। ठीक है, तो वहाँ के मतलब जो है चाय जो है ये क्या है, उत्तरी चीन, या क्या बताया जा रहा है, उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों की देशज फसल है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में शुरू हुआ था। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू पूछने के चांस बनते हैं, अंडरलाइन। ठीक है, यहां से जो आपका एमसीक्यू बन सकते हैं कि भारत में चाय की जो खेती है वो 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में शुरू हुआ था। जो आजादी से पहले अंग्रेजों के टाइम ही शुरू हुआ था, जो आजाद देश का प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद हमको बताया जा रहा है कि बाद में इसकी कृषि पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कुछ बिहार हो गया, कुछ बिहार नहीं होगा, कुछ बिहार जिलों में की जाती है, यानी शुरू की गई। ठीक है, टोटल आपको यहाँ चाय के बारे में बताया गया। आगे हमको बताया जा रहा है कि भारत विश्व का लगभग 21.1% चाय का उत्पादन अकेले करता है। अगर विश्व में जितने मतलब चाय का उत्पादन होता है उसके मतलब टोटल का 21.1% चाय जो है वह भारत अकेले उसका उत्पादन करता है। यानी भारत विश्व का लगभग 21.1% चाय का उत्पादन करता है। चाय निर्यात देशों में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। इसमें भी दूसरा आ गया, चाय में भी दूसरा, गन्ना में भी दूसरा, कपास में भी दूसरा। तो चाइना सोच सकते कितना डेवलप कर लिया है, चाइना बहुत ज्यादा ही डेवलप कर लिया। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, यहीं से आपको डेटा प्रोवाइड किया जाता है। तो चाइना के बारे में सोचिए इतना तरक्की कैसे कर लिया। ठीक है, देखिए अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि यहाँ जो बताया जा रहा है कि दूसरा स्थान है तथा असम के कुल शस्य क्षेत्र में 53.2% भाग पर चाय की खेती की जाती है। यानी असम राज्य की बात की जाए, असम डिस्ट्रिक्ट, असम प्रांत की बात की जाए तो उसके जो कुल शस्य क्षेत्र हैं उसके लगभग कुल शस्य क्षेत्र का 53.2% भाग पर चाय की खेती की जाती है। देश के कुल चाय उत्पादन में आधे से अधिक भाग पर असम में पैदा होता है। ठीक है, यानी देश के कुल चाय उत्पादन, यानी चाय जो उत्पादन होता है आधे से ज्यादा भाग असम में पैदा होता है। ठीक है, चाय के बारे में हम लोग डिस्कस कर ले। आगे हम पढ़ेंगे कॉफी के बारे में। कॉफी जो है ये उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है। इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है और एक पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पेय पदार्थ के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, कॉफी का इस्तेमाल होता है। भारत विश्व का 3.7% कॉफी का अकेले उत्पादन करता है। ठीक है, कितना प्रतिशत, 3.7% उत्पादन करता है तथा उत्पादन में 7वां स्थान रखता है। इससे तो और भी पिछड़ गए, बहुत सारे में हम लोग दूसरे नंबर में थे, अब यहाँ 7वां नंबर पे आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेगा, हर एक चीज में आगे बढ़ेगा यार। हमारा देश क्या मतलब विकासशील कंट्री है ना भाई। विकासशील का मतलब होता है विकास करता हुआ, अभी विकास नहीं कर चुके, जब विकास कर जाएंगे तब एनालिसिस करेंगे हाँ हम कौन सा क्षेत्र में पीछे हैं। ठीक है, तो यहाँ भारत विश्व का जो है 3.7% कॉफी का उत्पादन करता है तथा उत्पादन में 7वां स्थान रखता है, जबकि ब्राजील विश्व के कॉफी उत्पादन देश में पहला स्थान रखता है। ब्राजील की बात की जाए तो ये विश्व का मतलब सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है, प्रथम स्थान रखता है कॉफी उत्पादन में। ठीक है, आगे हमको बताया जा रहा है कि देश के पूरे कॉफी उत्पादन का 2/3 से अधिक भाग जो है अकेले कर्नाटक राज्य पैदा करता है। ठीक है, अगर कर्नाटक राज्य की बात की जाए तो ये क्या करता है कि देश के पूरे कॉफी उत्पादन का 2/3 यानी 2/3 भाग जो है 2/3 भाग से भी अधिक क्या करता है, अकेले कर्नाटक पैदा कर देता है। कर्नाटक मतलब उत्पादन करता है। कॉफी का 3 प्रकार, यानी कॉफी के 3 प्रकार होते हैं, अरेबिका, उसके बाद रोबस्ता और लिबेरिका। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है।
यहाँ आपको रखना है, याद रखना है कि कॉफी के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका। इसमें उत्तम जो है अरेबिका है तथा भारत इसी का अधिक उत्पादन करता है, अरेबिका का ही सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। भारत में कृषि विकास के लिए उठाए गए कदम, भारत में कृषि क्षेत्र के लिए, कृषि विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए? देखिए, पहला कदम है व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्नों को उगाया जाए। खाद्यान्न जो सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, व्यापारिक फसल की जगह खाद्यान्न का ज्यादा इस्तेमाल हो, ज्यादा उत्पादन हो, कृषि गहनता को बढ़ाना हो। ठीक है, कृषि गहनता को बढ़ाना मतलब क्या हुआ कि कृषि मतलब जो है उपज को बढ़ाना, खेती को नहीं बढ़ाना, खेत का आकार को नहीं बढ़ाना। यह नहीं कि पहले 1 एकड़ या फिर जो है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल खेती की जाती थी क्षेत्रफल पर, तो अब 2 वर्ग किलोमीटर पर खेती किया जाना चाहिए। नहीं, वही 1 वर्ग किलोमीटर पे ही खेती करना है, लेकिन उत्पादन को बढ़ाना है। कैसे उत्पादन को बढ़ाया जाए? केमिकल का यूज करेंगे, खाद्यान्न इसका उर्वरक क्षमता का यूज करेंगे, खाद यानी वर्मी कंपोस्ट का यूज करेंगे, जैसे करके उत्पादन क्षमता को क्या करना है, यानी कृषि गहनता को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद कृषि योग्य बंजर तथा प्रति भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना, ये क्या है, भारत में कृषि विकास के लिए उठाए गए कदम है। उसके बाद देश विभाजन के बाद जो है ये क्या है, मतलब 3 पॉइंट आप याद रख लिए। देश विभाजन के दौरान लगभग 1/3 सिंचित भूमि पाकिस्तान में चली गई, 1/3 सिंचित भूमि जो वह कहां चली गई, पाकिस्तान के पास चली गई। ठीक है, यानी आजादी के बाद। उसके बाद कहा जा रहा है कि प्रारंभ में भारत में खाद्यान्न का जो उत्पादन बढ़ा, लेकिन 1950 के दशक के अंत तक कृषि उत्पादन स्थिर हो गया। यानी 1950 के अंत तक जो है कृषि उत्पादन स्थिर हो गया, मतलब रुक सा गया। और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए, इस समस्या से मतलब छुटकारा पाने के लिए क्या किया गया कि गहन कृषि का मतलब जिला कार्यक्रम, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, देखिए ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, इंटेंस एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसको IADP क्या कहते हैं, इंटेंस एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP कहते हैं, तथा गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP क्या कहते हैं इसको, IAAP यानी इंटेंस एग्रीकल्चर क्या है कि एग्रीकल्चर एंड डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी एरिया प्रोग्राम, यहाँ क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो तो यहाँ एरिया हो जाएगा। ठीक है, यानी IAAP का मतलब शुरू किए गए, परंतु 1960 के दशक के मध्य में लगातार 2 अकालों के बीच, यानी 2 अकालों के कारण अन्य संकट आ गए, यानी अनाज की खेती मतलब जो है यानी भूखमरी आ गई, तथा दूसरे देशों से खाद्यान्नों को आयात करना पड़ा, यानी दूसरे देशों से आयात को मतलब खाद्यान्नों को खरीदना पड़ा, आयात करना पड़ा। ठीक है, आयात का मतलब क्या होता है, लेके आना। ठीक है, ये चीज मतलब अकाल आया था, जिसके कारण हम लोग को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। भारतीय कृषि की समस्या, क्या क्या समस्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है, जो किसान हत्या कर रहे हैं, किसान का उत्पादन ज्यादा जो है खेती का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मतलब उपज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे कर्ज में डूब रहे हैं, क्या क्या समस्या है, तो चलिए देखते हैं। निम्न उत्पादकता अंतरराष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फसलों की उत्पादकता कम है, यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर देखेंगे, वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे तो बहुत सारे कंट्री है, जापान को ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए, तो वो लोग क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खेती का उत्पादन करते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा फसल का उत्पादन करते हैं। वो लोग का उत्पादन जो क्षमता है बहुत ज्यादा है, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ही वो लोग मतलब लगभग ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर लेते हैं, और हम लोग 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर भी उतना उसके बराबर उत्पादन नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो है भारत की अपेक्षा, अंतरराष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में जो है फसलों की उत्पादकता कम है, यानी लेस है। ठीक है, अनियमित मानसून पर निर्भरता, भारत में कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग ही सिंचित है, शेष कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ का कृषि सिस्टम, यहाँ का जो कृषि सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ जो है किसानों के पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो ज्यादा पैसा नहीं है तो वो लोग मतलब सिंचाई का प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, तो सिंचाई का प्रबंधन नहीं कर पाते वो लोग वर्षा पर निर्भर रहते हैं। तो वर्षा पर निर्भर, तो वर्षा कोई जरूरी है कि टाइम पर होगा, तो वर्षा कोई जरूरी है कि वो टाइम पर होगा, टाइम पर होने के लिए तो वर्षा अपने वो तो प्रकृति का देना है, ये तो हम लोग अपना किसान का जरूरत को तो नहीं देखेगा। यही क्या है, मतलब अनियमित मानसून पर निर्भरता के कारण यहाँ क्या हो रहा है कि कृषि से मतलब जुड़े मतलब उत्पादक कम हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है, यही क्या है, बहुत बड़ा समस्या है भारतीय कृषि की। ठीक है, तीसरा जो है भूमि सुधारों में कमी, यानी भूमि के आसमान वितरण के कारण भारतीय किसानों लंबे समय से शोषित है। किसी के पास ज्यादा जमीन है, किसी के पास कम जमीन है, कोई किसान के पास इतना ज्यादा जमीन है तो वो खेती नहीं कर पाता, कोई किसान के पास जमीन ही नहीं है तो वो खेती करने के लिए मतलब जमीन की खोजबीन करता है। लेकिन मतलब कहने का मतलब ये कि भारत में जो है किसान के पास जमीन का मतलब असमान वितरण है, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम, कोई गरीब इतना, कोई इतना अमीर, की मतलब ये फासला बहुत बड़ा है। ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है। चौथा पॉइंट में बताया जा रहा है कि वित्तीय संसाधनों की बाध्यता तथा ऋणग्रस्तता,
यानी लॉन, ठीक है। यानी आधुनिक कृषि लागत अधिक परंतु उत्पादन कम, यानी पैसा ज्यादा लगता है, यानी पैसा ज्यादा लगाओ ज्यादा पैसा कृषि में, लेकिन फिर भी जो है उत्पादन बहुत कम होता है, ठीक है। यानी कृषि में इतने पैसे लगाने के बावजूद किसानों को उतनी फायदा नहीं होती जितना हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि उल्टा चक्कर चलने लगता है, यानी उल्टे मतलब ऋण में चल जाता है। जितना खेती होना चाहिए, जितना उत्पादन होना चाहिए, जितना इन्वेस्ट किया कृषि में, उतना पैसा भी वापस नहीं लौटता है। तो वहां क्या होता है कि किसान मतलब ऋण में डूब जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं, ठीक है। तो कर्ज में डूब जाते हैं तो बहुत सारे किसान जो आत्महत्या भी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अपनी जान को भी गंवा देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा कर्ज को लेकर के वो पूरा जिंदगी सहन नहीं कर पाएंगे। उनको जब लगती है कि इतना कर्ज हम लोन को चुका नहीं पाएंगे तो उनको डर लगने लगता है और वही डर में वो अपना जान को भी गंवा देते हैं। तो ये सबसे बड़ा चौथा समस्या है। ये बहुत एक तरह से ये समस्या को किसी तरह से जो है गवर्नमेंट को दूर करना चाहिए। आत्महत्या वाला समस्या जो है बहुत बड़ा क्रिटिकल समस्या है। ये सारी समस्या तो चलेगा यार, ये सारी समस्या का तो निदान हो जाएगा, लेकिन किसान ही मर जाएंगे तो कैसे अन्न होगा, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए पांचवा पॉइंट है कि वाणिज्यिक का प्रभाव, यानी वाणिज्यिकरण का प्रभाव क्या है। वाणिज्यिकरण देखिए, अधिकतर किसान के पास अधिक कृषि योग्य भूमि नहीं होने के कारण वे अपनी पारिवारिक जरूरत से भी ज्यादा फसल की उपज नहीं कर पाते हैं। सही बात है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि दूसरे के पास जाकर के मजदूरी करते हैं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि उनके पास इतना भी जमीन नहीं कि वो अपना परिवार के लिए मतलब उत्पादन कर सके, वो अपना परिवार के लिए मतलब खेती कर सके, उत्पादन कर सके। तो ये क्या है, मतलब वाणिज्यीकरण का अभाव है। वाणिज्यीकरण हो जाएंगे तो ये सारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो ये देश की मतलब गवर्नमेंट की कमी है, गवर्नमेंट पुलिस इसमें ध्यान देगी तभी होगी ना। समाजवाद को देखिए, यानी चाइना में देखेंगे, चाइना में जो है एक तरह से बहुत सारा वहाँ एकदम समाजवाद में क्या होता है कि पूरा वर्ग को देखा जाता है। कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई अमीर नहीं रहेगा। बहुत सारा नियम है। अभी हाल ही में एक नियम के बारे में पता चला था चाइना में कि वहां का जो सरकार है बहुत सारे कंपनी, बड़े बड़े जो कंपनी हैं उसका टैक्स हाई कर दिया, यानी टैक्स लेवल जो उसका हाई कर दिया और वो टैक्स लेकर के गरीब को देंगे। गरीब देंगे तो गरीब का जीवन अच्छा होगा, बेहतर होगा, ठीक है। तो चाइना की बात में नहीं करेंगे, वहां का कंपेरिजन। इसका मतलब ये नहीं कि चाइना वाला नियम को यहाँ फॉलो कर लिया जाए, नहीं, उससे भी बहुत सारे अलग नियम है, उससे भी बहुत सारे रास्ते हैं, इसके भी बहुत सारे रास्ते हैं जो वाणिज्यीकरण का अभाव को हटा सकता है। यानी सभी मतलब हम लोग को क्या करना है, अर्थव्यवस्था के ऐसा विकास करना है, सतत विकास करना है कि सभी समाज के सभी लोग, यानी समाज के सभी लोग अमीर हो या गरीब, वो एक पंक्ति में आकर के अपना जीवन गुजर बसर कर सके। ऐसा नहीं कि बड़े लोग जो है खेती करते हैं और पूरा तरह से अपना जीवन गुजर बसर करते हैं और जो परिवार जो और गरीब लोग जो है उनको खाने के लिए भी नहीं मिलता, ठीक है। तो वाणिज्यीकरण का अभाव यही होता है। अब देखिए छोटे खेत और खंडित जोत, छोटे खेत और खंडित जोत, इसमें क्या होता है कि भारत में छोटे किसानों की संख्या अधिक है और 60% से ज्यादा किसानों के पास 1 हेक्टेयर से छोटे भूजोत हैं और लगभग 40% किसानों की जोतों की आकार जो है 0.5 हेक्टेयर है, 0.5 हेक्टेयर से भी कम है, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। वही असमान वितरण समाज में ही देखते होंगे किसी के पास इतना पैसा है कि वो पूरा जो है सार्थक जीवन गुजार रहा है। सार्थक जीवन आप तो जानते हैं, सार्थक जीवन के बारे में आपको बताया गया कि कोई गम नहीं, कोई मतलब दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, वो सार्थक जीवन गुजार रहा है। लेकिन बहुत सारे समाज में ऐसे लोग को देखेंगे कि वो अपना सेविंग से मतलब रोजी रोटी भी नहीं कमा पाता, ठीक है। ये क्या है, मतलब वाणिज्यीकरण का अभाव है। तो ये मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी को, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारी पॉलिसी का निर्माण करना चाहिए और ये मतलब विषमता को समाज के अंतर्गत जब तक दूर नहीं करेगा तब तक देश विकास नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि देश को विकास करने के लिए सभी समाज को आगे करना पड़ेगा। जब सभी समाज तभी आगे आ पाएंगे जब सभी समाज का बैकबोन जो है अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। 7वां पॉइंट हमको बताया जा रहा है कि कृषि योग्य भूमि के निम्नीकरण, यानी कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। अधिक सिंचाई तथा कीटनाशक रसायनों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है, क्षीण हो जाती है। आप पंजाब में देखेंगे, हरियाणा में देखेंगे, इतना खेती की जाती है, इतना सिंचाई की जाता है, इतना पानी ढाया जाता है, इतना पानी डाला जाता है खेत में कि वहाँ की जो लवणता बढ़ गई है। मतलब वहाँ की इतना पानी डाला गया, इतना सरद, मतलब वहाँ की मिट्टी की जो है लवण क्षमता वो जो है मतलब जिसको क्या कहते हैं उर्वरक क्षमता, वो क्षीण हो गई है। ज्यादा कीटनाशक का यूज करेंगे, ज्यादा मतलब अगर केमिकल का यूज करेंगे तो ये भी क्या करते हैं कि कृषि की उर्वरक क्षमता को क्षीण कर देता, खत्म कर देता। और वैसे भी ज्यादा कीटनाशक का यूज किया जाता है तो जल प्रदूषण बढ़ता है। वो कीटनाशक बह करके बाढ़ के समय बह करके कहाँ जाते हैं, जल में जाते हैं, नदी में जाते हैं। नदी में जो भी जल जीव रहते हैं वो क्या होते हैं, नष्ट होने लगते हैं। कहीं ना कहीं इसका बैड इफेक्ट जो है, यानी बैड इफेक्ट है, बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये मतलब कीटनाशक जो है केमिकल का यूज करने से बचना चाहिए और अपना देसी जो है वर्मी कंपोस्ट जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो आपका चैप्टर एंड हो गया, कोई थ्योरी नहीं बचा। क्या लिखा हुआ है, प्लीज शेयर
एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ इस तरह से लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेहनत तो काफ़ी लगती है, मेहनत वीडियो बनाने में काफ़ी लगती है। और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट उनको मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा तब तक आप जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अच्छा मटेरियल होना जरूरी है, जो आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चैनल पर अगर आप पहली बार मेहमान हैं, पहली बार अगर आप होस्ट हैं, पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरी तरह से यहाँ तैयारी कराई जाती है। तो इस चैप्टर के अंदर आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया, यानी चैप्टर 5 भूगोल का चैप्टर 5 भू संसाधन तथा कृषि, तो पूरा चैप्टर का हम लोग थ्योरी कवर कर लिया और कोई थ्योरी नहीं बचा। ठीक है, तो अगला जो वीडियो आएगा इसका क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो आप लोग अपना याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, टाइम बहुत कम है तो टाइम का बचत कीजिए और अपना तैयारी में लगे रहिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।